हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे पता है कल रात बहुत बच्चे तुम लोग में से नहीं सोए होगे। मेरी भी मुश्किल से 2.5-3 घंटे की नींद पूरी हुई। एनीवेज, पेपर तो आपको पता ही कैसा आया नीट 2022 का। फिज़िक्स काफ़ी इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी था, बायो तो इन्होंने बहुत ही लेंदी बना दिया था। बट मोर और लेस पेपर एनसीईआरटी से ही था। सीधे क्वेश्चन के बजाय क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया था, है ना, आपका इंटेंट चेक करने के लिए। तो यूजुअली जो नीट 2017, 18, 19 में जो पेपर आ रहा था वो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से सवाल आ रहे थे। इस बार भी सवाल एनसीईआरटी लाइन से थे, बट इस बार स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा थे। बायोलॉजी में एसेशन रीजन सवाल ज़्यादा थे, जिससे बच्चों को टाइम भी लग रहा था, जिससे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे और वो यूज टू नहीं थे इस तरह के सवाल सॉल्व करने के। हम भी सवाल जो सॉल्व कराते थे वो डायरेक्ट सॉल्व कराते थे। खैर, ये तो पेपर की बात हो गई। अब आपको आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो आगे क्या करने की वजह से पहले आपको जो आपके स्टेक होल्डर्स है, मतलब क्या आपको कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कि भाई क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है नीट 2022 एग्ज़ाम का। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि आपके नीट 2022 एग्ज़ाम का ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे हम। ठीक है, एआईक्यू कोटा की बात करेंगे। स्टेट कोटा वाली अलग से स्टेट वाइज वीडियो बनानी पड़ेगी, विच इज़ अ बहुत बड़ा वाला टास्क। तो अभी एआईक्यू के हिसाब से आप समझ लेना। मैं स्टेट्स बता दूंगा जिस स्टेट्स में एआईक्यू से कट ऑफ कम जाता है और कितना कम जाता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। बेटा मैं बस इतना बोलूंगा, परेशान आप जरूर हो बट हार मत मानना यार, है ना। किसी अथॉरिटी या किसी एग्जामिनिंग बॉडी अपनी मनमानी चलाए तो उसके सामने घुटने मत टेकना, उसके सामने झुकना नहीं। इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, तुम देंगे, हम देंगे, है ना। इस बार बोलना जैसा पेपर बनाना है बनाओ। इस बार जैसा पेपर बनाओगे फुल मार्क्स स्कोर करके लाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेरा भी प्लेज है इस बार। राइट, चलो वीडियो शुरू करते हैं एंड बात करते हैं कि कैसे पूरा ये आपको कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है कि क्या क्या चीज़ पे कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक है, पहला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड वर्सेस अपीयर्ड में थोड़ा 1-1.5 लाख का गैप होता है। तो हम जब भी डेटा लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है, दूसरा काउंसलिंग पॉलिसी में इस बार कुछ चेंज हुआ है, मतलब इस बार सेंट्रल पूल बनेगा। मतलब एआईक्यू कोटा वाले का भी और स्टेट कोटा का भी सेंट्रल पूल बनेगा। तो ये चारों कंबाइन हो जाएंगे और 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो मतलब पहले 2 राउंड का कट ऑफ तुम्हारा बहुत हाई जाने वाला है, बाकी के 2 राउंड के कट ऑफ कम होंगे। तो लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा इस बार भी, बट ओवरऑल इससे आपको फायदा होगा। जो नई काउंसलिंग पॉलिसी है उसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि बच्चे जो है ना ऑल इंडिया कोटा में भी एडमिशन ले लेते थे और स्टेट कोटा में भी ले लेते थे। तो लास्ट में मॉपअप में जाके बच्चा बचता था, या लास्ट में मॉपअप में जाके कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती थी, जिससे बच्चों का नुकसान हो जाता था। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल पूल बना दिया। तो अगर तुम एआईक्यू में लिए हो तो तुम स्टेट में नहीं ले पाओगे, अगर तुम स्टेट में लिए हो तो तुम एआईक्यू में नहीं ले पाओगे। तो पहले 2 राउंड कट ऑफ तो हाई रहेगा, बट थर्ड और फोर्थ राउंड में आपको बहुत वेकेंट सीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको फायदा होगा और इससे ओवरऑल कट ऑफ आपका कम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट अप्रोक्सीमेटली 92,000 हो गया, पिछले साल 81,300 था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा सीट बढ़ा हुआ है। ठीक है, पेपर डिफिकल्टी लेवल और एक पॉलिसी है जो अभी चर्चा में है, मतलब अभी पूरा आया नहीं है। एनएमसी ने बोला कि 50% जो सीट है किसमें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इसको गवर्नमेंट फीस पे देगा। ठीक है, अब ये आ तो गया एनएमसी का नोटिफिकेशन, बस इस पर क्लैरिटी नहीं है। अगर इस पर क्लैरिटी आती है तो फिर बात करेंगे। ये काउंसलिंग के टाइम पे पता चलेगा कि इस पर क्लैरिटी आती है या नहीं आती। तो इसको मैंने अभी साइड रखा है। अगर ये होगा तो क्या इंपैक्ट होगा वो भी मैं बता दूंगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या इंपैक्ट होगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको शुरू से। ठीक है, देखो भैया, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जितना था और जितना बच्चा अपीयर कर, लगभग मैं बता रहा था भैया आपको जैसे कि 1-1.5 लाख का बफर होता है। ठीक है, तो नीट 2022 में 18,72,000 स्टूडेंट ने अपीयर किया था। तो लगभग 17.5 लाख या 17.25 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा, लाख सवा लाख स्टूडेंट ने नहीं दिया होगा। और ये डेटा थोड़ा और कम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे फ्लड में फंसे थे, बहुत बच्चे एक्चुअली ऐसे थे जो एग्जाम नहीं दे पा रहे होंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत बच्चे थे, तो ये क्लोज टू 17 लाख भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके
नंबर ऑफ एस्पायरेंट जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया है। ठीक है, लगभग 17 लाख बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है? जो बच्चे पूछते हैं कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होता है। 50% समझते हो? जैसे मान लो कि टोटल स्टूडेंट, ठीक है, अब जैसा 50% स्टूडेंट ने किया है स्कोर, वो आपका परसेंटाइल हो जाता है। परसेंटाइल मतलब टॉपर से लोएस्ट और उसके बीच का मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जनरली अब इतना मैथ में तुम मत घुसो। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर तुमको जानना है मोटा मोटी क्या परसेंटाइल होगा या क्वालिफाइंग क्या मार्क्स क्या होगा, ये खास करके उन बच्चों के लिए मैटर करेगा जो एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपीयर करते हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है कंपैरेटिवली नीचे चला जाता है ना, क्योंकि कम पढ़े बच्चे भी ज्यादा हो रहा है। इस बार का पेपर वैसे भी डिफिकल्ट है, तो जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है लगभग 140 से 150 नंबर रहेगा फॉर यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 105 से 110। तो अगर आप इस नंबर के बीच में ला रहे हैं तो आप एमबीबीएस अब्रॉड सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सोच रहे हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना था आपको, तो ये क्वालिफाइंग आपका कट ऑफ होगा फॉर स्टूडेंट जिनको सिर्फ क्वालिफाई करना था, उनके लिए ये कट ऑफ होगा। ठीक है, इसका डेटा पे तुम मत जाना, थोड़ा मैथ्स है इसमें इन्वॉल्व, तो उस पर भी तुम भावुक मत हो। समझ जाओ बस इतना कि इतना आपका लगभग जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स का कट ऑफ। ठीक है, विच इज 50%। 50% होता है यूआर कैटेगरी के लिए और 40% होता है आपका किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, चल पेपर डिफिकल्टी लेवल में बात करेंगे तो बेटा मैंने बाइफरकेट कर दिया। वैसे डिटेल एनालिसिस मैंने पीडीएफ भेजा था टेलीग्राम चैनल पे t.me/आनंदमणि001 पे। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस पेपर का कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है, कितना मीडियम है, वो सब मैंने आपको भेज दिया था। राइट, ठीक है, तो तुम देखोगे तो लगभग लगभग अगर देखोगे तो 22 सवाल ईजी आया था फिजिक्स में, 12 मीडियम और 1 डिफिकल्ट। ये सेक्शन ए का बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी में 8 इजी, 5 मीडियम और 2 डिफिकल्ट, मतलब फिजिक्स का पेपर इजी था। फिजिक्स का पेपर बिल्कुल डायरेक्ट पेपर था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में देखोगे 13 इजी, 16 मॉडरेट। तो यहाँ देखो मॉडरेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा था केमिस्ट्री में, तो ओवरऑल पेपर जो है केमिस्ट्री का वो मॉडरेट था। और केमिस्ट्री में कुछ डिफिकल्ट पेपर भी थे, मतलब लेंथी भी था पेपर और डिफिकल्ट भी था और मॉडरेट, मतलब ओवरऑल जो लेवल था वो मॉडरेट था। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ईजी भी नहीं था, बट ओवरऑल ऑन द डिफिकल्ट साइड था। ठीक है, बायोलॉजी की बात करोगे तो बेटा देखो आपको देख रहा होगा कि मॉडरेट लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखो बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था बायो का पेपर वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन बन जाने वाले आपके थे, बट क्योंकि वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि वो सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके कारण आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। जैसे पहले क्या होता था, बायो का पेपर 30-35 मिनट में सॉल्व हो जाता था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। ठीक है, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा था आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ रहे थे, जिसके कारण आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे थे। उसके कारण बायो के पेपर में टाइम लग जा रहा था, इसके कारण बहुत बच्चों का फिजिक्स छूट गया। तो ओवरऑल जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था 2017 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, 21 ले लो, इन 5 साल से डिफिकल्ट पेपर आया था, है ना। खास करके बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू देखो डिफिकल्ट आया था क्योंकि बच्चे तैयार नहीं थे इस तरह के पेपर के लिए। राइट, तो ओवरऑल जो पेपर डिफिकल्टी लेवल था वो मीडियम टू डिफिकल्ट के बीच में आएगा। इट वाज नॉट इजी, इट वाज लेंदी गिवन द टाइम। आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिला था, बट फिर भी पेपर लेंदी था उस हिसाब से भी। ठीक है, अगर 3 घंटे 20 मिनट की भी हम बात करेंगे तो भी उसके हिसाब से आपका पेपर लेंदी था। पहले क्या होता था, 3 घंटे का ही पेपर होता था, फिर भी हमें लेंदी नहीं लगता था, तो ऑब्वियसली पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, तो पेपर डिफिकल्टी लेवल हम मान लेते हैं मीडियम टू डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा अब तुम देखोगे AIQ कोटा में कितनी सीट थी, तो अप्रोक्सीमेटली पहले जो सीट थी 81,300 थी। ठीक है, तो इसमें 15% AIQ कोटा होता है, तो लगभग 6167 सीट आपका AIQ कोटा के थ्रू आता था, और एम्स, BHU, जिपमर और AMU को मिलाओगे तो 2266 सीट्स आपके आते थे। ठीक है, ये बाइफर्केशन डेटा भी तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये था रैंक वाइज क्या कट ऑफ गया था, तो ये देख लो कि पहले की टोटल सीट्स जो इंक्रीज हुए वो लगभग 2500 सीट इंक्रीज हो रहे हैं इस साल, मोर और लेस। ठीक है,
तो अगर तुम देखोगे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तुम्हारे लगभग 200-250 सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ रही है, तो मतलब वो पूरा का पूरा AIQ में आ जाएगा। प्लस इसका 15% निकालोगे तो लगभग 200-250 आएगा, तो लगभग 500 प्लस सीट तुम्हारा AIQ में बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जो था 6167 प्लस 2266 पे 500 और जोड़ दो तो नीट 2005 का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लो, 6167 प्लस 2266 प्लस 500 से 600 और जोड़ दोगे तो ये टोटल AIQ सीट हो जाएगा फॉर नीट 2022 के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे कट ऑफ का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का अगर रैंक का कट ऑफ देखोगे, लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या था। ठीक है, ये सारे मैंने मॉपअप के रैंक लिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे मैंने मॉपअप के रैंक लिए हुए हैं। तो यूआर कैटेगरी में देखोगे तो भैया क्या है आपका अप्रोक्सीमेटली 10,000 था 18 में, 12, 15 और 17। ठीक है, तो ज़्यादा सीट्स बढ़ती गई तो उससे क्या हुआ, रैंक बढ़ता गया। ठीक है, ओबीसी में भी 17, ईडब्ल्यूएस में 18 लाख, एससी में 93, 93 लाख और एसटी में 1,07,000 में नीट 2021 में क्वेश्चन, नीट 2021 में पेपर आपको कॉलेज मिल गया था। सरकारी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा। ठीक, मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो मार्क्स के हिसाब से ये ट्रेंड था। ठीक है, अब इसका फाइनल राउंड में भी मॉपअप में थोड़ा कम हुआ था। ठीक है, नीट 2021 के फाइनल राउंड के मॉपअप में थोड़ा थोड़ा नंबर कम हुआ था। ठीक है, तो ये 6003 जो था ये 601 पे गया था। ठीक है, आपका ये 602 जो था ये 600 पे गया था, ये 601 जो था ये भी 600 पे गया था, 490 जो था ये 483 पे गया था और 475 जो था 464 पे गया था। ये फाइनल राउंड में जो ये क्लोजिंग हुआ था। तो लगभग आपने देखा कि लगभग आपको इस मार्क्स पे 600 नंबर पे यूआर कैटेगरी में 2021 में सीट मिला था, 602 पे ओबीसी में मिला था, ईडब्ल्यूएस में 601, एससी में 490 और एसटी में 475। ठीक है, ये मॉपअप पे जाते जाते ये फाइनल आपका रहा था कट ऑफ। ठीक है, तो इस बार रैंक वर्सेस मार्क्स पे क्या कट ऑफ रहेगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले समझो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर रैंक वर्सेस मार्क्स देखोगे तो लगभग, अब देखो कॉलेज बढ़ गया तो रैंक भी बढ़ गया, तो लगभग 22,000 रैंक तक अगर आप ऑल इंडिया कोटा ला रहे हैं इस बार तो आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी में थोड़ा बढ़ा दो 22,300 रैंक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 22,500 रैंक। देखो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एससी में 1,10,000 के आसपास, एसटी में 1,30,000 के आसपास, फिजिकली हैंडीकैप्ड में बहुत कम सीट में आ जाएगा तो ये 7 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स 586 टू 598 तक आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि कट ऑफ कम रहेगा स्कोर कम जाएगा। ठीक है, 582 टू 595 मार्क्स, 583 टू 596, 460, 440 और 165, ये आपका मोर और लेस एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया स्कोर रहेगा। तो आप अपना स्कोर देख लीजिए और देख लीजिए क्या आप AIQ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ठीक है, अब बोलोगे सर कौन से स्टेट का कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखो जनरली सारे स्टेट का कट ऑफ AIQ से लगभग नीचे जाता है, कुछ स्टेट छोड़ के, राजस्थान छोड़ दो, आपका बिहार छोड़ दो, तो कुछ बिहार में भी अब तो कॉलेज आ गया, अब बिहार भी नहीं होता। ठीक है, तो इक्का दुक्का स्टेट छोड़ के बाकी सबका जो है आपका मोर और लेस जो कट ऑफ है वो स्टेट कोटा का AIQ से नीचे जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जैसे असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो इन सब स्टेट्स में और कट ऑफ नीचे जाता है, तो उसके हिसाब से स्टेट वाइज मैं कट ऑफ बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से स्टेट का आपको कट ऑफ जानना है, बट थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, तो 2-3 दिन का टाइम उसमें मुझे लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर है। अब समझो बेटा, एक और बात मैं बताऊंगा कि इसमें अभी मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। क्या इंक्लूड नहीं किया है कि एनएमसी अगर 50% वो करती है, मतलब अगर 50% प्राइवेट सीट अगर गवर्नमेंट हो जाता है तो ये कट ऑफ जो है प्राइवेट सीट का इस पे एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत बून मिल जाएगा कि अगर मान लो कि 3-4 लाख रुपए में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल जाए 50%, क्योंकि देखो आप समझो लगभग 90,000 जो सीट है उसमें से 40,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट है, मतलब 20,000 सीट और बढ़ जाएगा आपका। तो लगभग जो ये कट ऑफ है, जो अफोर्डेबल फीस का कट ऑफ हो जाएगा वो 540-550 नंबर पे चला जाएगा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब लेकिन अब देखो ये काउंसलिंग के टाइम पे पता चलेगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी पिक्चर मैंने आपको बता दिया। आई होप ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये डेटा बहुत कल रात भर का रिसर्च के बाद ये डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब आपको पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। ठीक है, अगर मान लो तुम 2 3 4 केस सिनेरियो मान लो। ठीक है, पहला कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मतलब आप ग्रेटर देन 580 मार्क्स पे हो। ठीक है, 580 पकड़ लो, 590 पकड़ लो मार्क्स पे। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो 530 से 580 पे होंगे, बॉर्डर लाइन होंगे, जिनका पिछले बार भी बहुत बैंड बजा था, है ना। जो बॉर्डर लाइन बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। ठीक है, कुछ बच्चे इससे कम होंगे। ठीक है, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मतलब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचता है। पहला ड्रॉप लेने का। ठीक है, अब ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है इस पर अलग से बात करेंगे। दूसरा करियर ऑप्शन, और कोई करियर ऑप्शन, बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, बीपीटी कर लिया, बैचलर इन वेटनरी साइंसेस कर लिया, सीयूईटी का एग्जाम देके बीएससी में एडमिशन ले लिया, पैरामेडिकल कोर्सेज कर लिए, दुनिया भर के कोर्सेज है। ठीक है, बट इसमें मैं एक चीज़ अभी स्पेसिफाई करना चाहूँगा बेटा, इस पर अभी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा अदर करियर ऑप्शन पे भी, बट इसमें मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहूँगा बेटा, 2 नाव में सवार मत होना। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला आज तक जिसने बीएससी भी कर रहा था और जिसने नीट भी निकाल दिया। नहीं होता दोनों में सवार। अगर तैयारी करनी है आपको, अगर ड्रॉप लेना है तो फुल फ्लेज लीजिएगा, या आप जो कोर्स कर रहे हैं उसी कोर्स में अच्छा कर लीजिएगा। कोई कोर्स अच्छा खराब नहीं होता, आपके इंटरेस्ट की बात है। क्या होता है, मैं देखता हूं बहुत बच्चे जोश जोश में गिव अप करके बीडीएस ले लेते हैं और बाद में फिर उनको लगता है अरे यार बीडीएस तो मुझे करना ही नहीं था, तो वो रिग्रेट ना रहे। तो शांति से ठंडे दिमाग से बैठना, इमोशनल डिसीजन मत लेना। ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं अब, इसके बाद ना इस पे एक डिटेल वीडियो पोस्ट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना बेटा। ठीक है, उसके लिए लोड नहीं लेना। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तुम जानते हो, तो हम लोग उन्होंने काम भी किया एमबीबीएस अब्रॉड का, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। 3 वीडियो आपको मिल जाएगा, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, करियर ऑप्शन और क्या क्या ले सकते हो, और एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये 3 वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो फिर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लीजिएगा। ठीक है, बट जो भी डिसीजन लेना है अभी ले लीजिएगा और फाइनल डिसीजन लीजिएगा। बीच नाव वाला डिसीजन मत लीजिएगा कि अच्छा मैं बीएससी भी कर लेता हूं, अच्छा मैं बीएमएस भी कर लेता हूं, अच्छा मैं ये भी कर लेता हूं और नीट की तैयारी साथ के साथ करते हूं। कभी साथ नीट की तैयारी नहीं होती, ये गलतियां सीखिए। हम क्रैश कोर्स का इंतजार करते रह जाते हैं और इसीलिए हमारी तैयारी आधी अधूरी रह जाती है। तो इस बार बिल्कुल कॉन्सेप्ट में घुस के पढ़ना है, इस बार बिल्कुल डीप जाके पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार हमें वर्स्ट के लिए तैयार होगा। हो सकता है नीट 2023 का पेपर बहुत ईजी आ जाए, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, बट हो सकता है कि नीट 2022 से भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए नीट 2023 का। ठीक है, देखो हमें कुछ बेंचमार्किंग पता है कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, बट हमें यह भी समझना पड़ेगा बेटा कि एनसीईआरटी से इस तरह के भी पेपर आ सकते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सब पे समय लगेगा मेहनत करने में, है ना। इन सब पे हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी समय होगा। अभी तो क्या होता था कि फिजिक्स से दिक्कत थी, बायो में तो कभी किसी को दिक्कत ही नहीं आती। कोई बच्चा मुझे नहीं मिलता था पिछले 4 साल से जिसको बायो में दिक्कत आती। पहली बार आपकी बायो की दिक्कत जागी है ना। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो अपना डिसीजन अभी लीजिए। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप एकदम पैनिक में है डिसीजन लें, ठंडे दिमाग से सोचो, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, चल दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो बच्चे ने मन बना लिया ड्रॉप लेने का, इस बार मेरा ना ऐसे एकदम बेचैनी सा आ गया इस बार ना, मतलब मुझे जवाब देना है एनटीए को कि भाई तुम बना लो जैसा पेपर बनाना है, हम है। ठीक है, तो 21 तारीख को मेरा बैच आ रहा है, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर लेना और इनरोल कर लेना इस बैच में। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, अपना एम्स दिल्ली जाने का सपना पूरा करते हैं और नीट फोड़ते हैं। बहुत सिंपल है, मुझे और कुछ नहीं बोलना आप सबको। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, खुद लीजिए, और कोई भी समस्या हो, ये हेल्पलाइन नंबर देख रहे हो बेटा, इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लीजिए। मेरे काउंसलर्स 24 घंटे आपके फोन उठा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको कोई थोड़े देर के लिए दबा के रख सकता है, बट आपको कोई हरा नहीं सकता, ये बात याद रखना। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। शांत रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, और जो हुआ उसको भूल जाना है, आगे की सोचना है। वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। पीछे देखोगे
तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत इमोशनल है, हम भी बहुत इमोशनल है, तुम लोग भी बहुत इमोशनल हो गए, आई अंडरस्टैंड। बट हमें अब पीछे नहीं देखना, आगे का सोचो क्या करना है, कैसे इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। एक नई शुरुआत करते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथों से फिर से लिखते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।